आप सभी का स्वागत है। अगर आप नॉर्वे में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2025 में अगर आपका टारगेट है कि मुझे नॉर्वे में जाके एक नई शुरुआत करनी है, एक नया करियर बिल्ड करना है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, अप्रॉक्सिमेटली आपका खर्चा क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। और नॉर्वे जो है, वहाँ पे लाइफ़स्टाइल किस टाइप का है, यानी वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है, सैलरीज़ कितनी है, उसका थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया दूँगा। बाकी ये तो पूरा प्रोफ़ेशन टू प्रोफ़ेशन ही वेरिएट करता है। अब देखिए, सबसे पहली बात, नॉर्वे पहले कई तरह की वीज़ा ऑफ़र करता था। अगर आप नॉर्वे में पहले से इंटरेस्टेड रहे हैं तो आप जानते होंगे नॉर्वे के वर्क परमिट्स निकलते थे जो ज़्यादातर जो डिमांड में रहते थे सीज़नल वाले। यानी सीज़नल वर्क परमिट्स ज़्यादा पॉपुलर है नॉर्वे के अंदर। अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी में सीज़नल की जगह ओपन वर्क परमिट भी चलते थे, आपने सुना भी होगा। तो नॉर्वे में सीज़नल ज़्यादा चलते थे। अब नॉर्वे में सीज़नल का मतलब क्या है? कौन-सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोप होता था सीज़नल एक्टिविटीज़ की बात करें, तो मैं आपको 2 फील्ड बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। अगर हम ब्लू कॉलर की बात करें तो उसमें था सबसे ज़्यादा जो डिमांड में थे वो कंस्ट्रक्शन जॉब्स, जो नॉर्वे के अंदर सीज़नल में ओपन होती थी। यानी जो कंस्ट्रक्शन के लिए उनको मैन पावर चाहिए होती थी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। और दूसरा जो उनको एग्रीकल्चर में चाहिए होता। थोड़ा बहुत अगर आप इसको वर्सेटाइल करना चाहते हैं तो आप इसमें टूरिज़्म भी इंक्लूड कर सकते हैं, हाउसकीपिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, नर्सेज़ वाला भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मेन ओवरऑल ये 2 सेक्टर थे जिनके सबसे ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पर जाते होते थे। पहले पहले जो नॉर्वे का था थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल भी था, यानी आपको कोई कंफर्म जॉब पहले से नहीं चाहिए, आप पहले आ सकते हैं, फिर जॉब भी ले सकते हैं। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज में अलाउ की गई है। अब 2025 आ गया है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या वो चीज़ें अभी भी मान्यता है उसकी, या फिर चेंज हो चुका है? राइट, चेंज हो चुका है। अब आपको पहले से जॉब लेनी है, यानी सीजनल वर्क वीज़ा पे आप तभी जा सकते हैं, आपको वर्क परमिट भी तभी मिलेगा अगर आपके पास पहले से जॉब होगी। हाँ, सेक्टर्स वही हैं अभी भी। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो एग्रीकल्चर है सीज़नल में, और कंस्ट्रक्शन है सीज़नल में। और अगर आप दूसरे एक्टिविटीज़ में जाना चाहते हैं और आपको जॉब मिल जाती है, तो भी आप जा सकते हैं। ये है ब्लू कॉलर के ऑप्शंस, या ब्राउन कॉलर। ब्राउन कॉलर हम कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब्स होती हैं, राइट? जो बैक एंड जॉब्स होती हैं, वो भी मिल जाती है। अगर कोई व्हाइट कॉलर का हो, तो उसके लिए भी क्या सीज़नली ऑप्शन है? नो। व्हाइट कॉलर के लिए सीज़नल के अलावा पूरा साल ओपन रहता है। अगर आप बहुत ही डिमांडिंग स्किल है आपके पास, जैसे एआई से रिलेटेड जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उससे अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंसेस है, उसमें भी जा सकते हैं। नॉर्वे इज़ अ वेरी गुड हब फॉर दैट आल्सो। स्वीडन भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है ऐसी चीज़ में। और अगर आप डाटा साइंस में बिलॉन्ग करते हैं, डाटा साइंस का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। आईटी की काफ़ी सारी फील्ड्स भी यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देती है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, डेंटिस्ट हैं, तो भी आपके लिए ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। या फिर आपने किसी एमएनसी में बहुत अच्छी पोस्ट पे काम किया हुआ है, जैसे सीटीओ, सीईओ, तो तब भी आपके लिए ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। उसके लिए आप सीज़नल, नॉन सीज़नल दोनों में जा सकते हैं, राइट? अब आ जाते हैं कि जाए कैसे? ओके, देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप नॉर्वे का सीज़नल वर्क वीज़ा पकड़ना चाहते हैं, तो फिर आपको सबसे पहले जॉब लेनी होगी। अब जॉब कैसे लेनी होगी? जॉब के लिए आपको चाहिए जेन्युइन सप्लायर्स फर्स्ट, या फिर जेन्युइन लॉ फर्म जो आपके केस को प्रेजेंट कर सके, या फिर एक जेन्युइन कंसल्टेंसी। अब सप्लायर और कंसल्टेंसी में थोड़ा सा फर्क होता है। सप्लायर हो गया कि जरूरी नहीं हो कंसल्टेंसी हो। सप्लायर है जिसके पास, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे फार्म्स, मेरे 50 फार्म्स हैं, और मेरे को अब लेबर चाहिए, मेरे पास लेबर शॉर्टेज हो गई, तो मैं नॉर्वेन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन में डायरेक्ट जाके ये अपील कर सकता हूँ कि आई नीड लेबर्स इमीडिएटली। तो उस केस में मेरे को असिस्टेंस मिलेगी। ये आमतौर पे लोग नहीं करते हैं, यानी सप्लायर वाला ऑप्शन आपको बहुत ही कम पीरियड देखने को मिलेगा। दूसरा, जैसे मैं ही हूँ, मेरे को मेरे फार्म्स हैं, या फिर मेरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, मेरे को मैन पावर चाहिए, तो उस केस में मैं एक कंसल्टेंसी की हेल्प लूंगा, जो नॉर्वेन कंसल्टेंसी हो या कोई यूरोपियन कंसल्टेंसी हो, कि बस मेरे को 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, 150 लोग ऐसे ऐसे चाहिए, इस टाइम के लिए चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, इस टाइम के लिए चाहिए, इन डेट से इस डेट तक चाहिए, तो प्लीज मेरे को प्रोवाइड। तो वो मेरे से कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे जो मैं उनको दूंगा, और उसके बेसिस पे वो मेरे को ऑप्शंस दे देंगे। पीछे से वो वीजा कैसे लेते हैं, एप्लीकेशन कैसे फॉरवर्ड करते हैं, उनका सवाल। ओके, यहाँ पर मैं, जिसको चाहिए मैन पावर, वो इस तरीके से ही काम करेगा। अब कंसल्टेंसी क्या करती है? कंसल्टेंसी क्या होगी? जैसे उनको दिख गया, जैसे मैं गया हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत गए होंगे। अब कंसल्टेंसी के पास जो है काफी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। किसी को 50 चाहिए, किसी को 100 चाहिए, किसी को 25 चाहिए, किसी को 200 चाहिए बड़ी फर्म्स को। तो उस केस में उनको पता है कि भाई हमें 500 के आसपास लोग चाहिए। एक कंसल्टेंसी उनके नीचे
और भी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, दूसरी एजेंसीज भी उनके साथ इन्वॉल्व होती है, तो अपने पूरे सर्कल में ये बात बताती है कि भाई हमें नेक्स्ट सीजन के लिए, अपकमिंग सीजन के लिए इस स्कूल में इतनी मैन पावर चाहिए, तो प्लीज सेंड डिजायर्ड एप्लीकेशंस। फिर वो जो सब एजेंट्स होते हैं, सब कंसल्टेंसीज होती हैं, फिर वो अपनी अपनी एरिया में उसकी पब्लिसाइज करती हैं, फिर उनके पास लोग अप्रोच करते हैं, उनकी एप्लीकेशन गैदर करते हैं, और ये सारा बंच जो है, जो मेन कंसल्टेंसी उसके पास भेजना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, फाइलिंग करेंगे और एम्बेसी में सबमिट करेंगे, या फिर अपने एप्लीकेंट को बोलेंगे हम आपको सारे डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, आप जाइए अपने एरिया में अपॉइंटमेंट लीजिए और सबमिट करें। फिर उसके बाद वीजा आता है, फिर उसके बाद बंदे पहुंचते हैं। इसीलिए ये जो चीजें होती है ना, 6-6 महीने पहले एडवांस में शुरू हो जाती है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट कंज्यूमिंग होती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रिसाइसली एक्यूरेट नहीं है, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है, काफी सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो भी आपको नहीं पता है। मैं तो आपको एक मोटा स्केच बता रहा हूँ बस। अब इसमें कितनी लाइनें हैं, कितने पॉइंट्स हैं, तो भी आपको पता ही नहीं है, ऑलराइट। तो बट मोटा मोटा समझने के लिए समझिए कि ये सारा प्रोसेस 6 महीने का हो जाता है कई बार। तो अगर लक ने साथ दिया तो उससे पहले काम हो जाता है। अब मैं लक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए वीजा में जितनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो, 99% मान लिया प्रोफाइल के ऊपर है, 1% ना लक भी चाहिए। कई बार बहुत अच्छी प्रोफाइल का भी सिर्फ 1% लक की वजह से वीजा नहीं आता, और कई बार बिल्कुल एवरेज प्रोफाइल का जिसमें हम भी मना कर देते हैं, इनका वीजा आने का चांस नहीं है, सिर्फ 1% लक की वजह से उनका वीजा आता है। तो ऐसी अनसर्टेनिटी भी होती है, राइट। और अब आ जाते हैं कि आपको सैलरी क्या मिल जाती है। देखिए ओवरऑल तो वेरिएट करती है कि कहाँ पर सेक्टर क्या है क्या नहीं है। अभी हम मोटा मोटा इन 2 सेक्टर की बात करें, एक लमसम आइडिया के रूप में समझ लीजिए 1500 से लेकर 2500 यूरो के बीच में सैलरीज लोगों को मिल जाती है। एज एन एवरेज 1600-1700 यूरो से स्टार्टिंग हो जाती है, ओके। और अगर आप वहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है और आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल की जॉब ना ज्वाइन करके किसी सीनियर पोजीशन पे जा रहे हो, तो आपको 3,500, 4,000, 5,000 तक के पैकेज भी मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कैसे क्राइटेरिया पे किया जा रहा है, ओके। अब लिविंग कॉस्ट की बात करें, अगर मान लीजिए कोई पर्सन 2,000 यूरो कमा रहा है, या लेट्स अज्यूम मिनिमम ले लेते हैं 1600 यूरो, 1500 यूरो कमा रहा है, तो क्या बचा सकता है? अगर वो 1500 यूरो कमा रहा है तो अकोमोडेशन आमतौर पे आपके सप्लायर ही प्रोवाइड करा देते हैं। अगर सप्लायर आपको अकोमोडेशन नहीं देते हैं, फिर आपको सैलरी थोड़ी सी अच्छी मिलेगी, 1500 की जगह 1700, 1800, 2000 भी मिल सकती है। तो ऐसे केस में, दोनों ही केस में, चाहे आपको 1800 मिले चाहे आपको 1500 मिले, 300 से 400 बल्कि इनफैक्ट 500 यूरो पर मंथ शेयरिंग अपार्टमेंट में आपका जाएगा ही जाएगा। एक ऐसा अपार्टमेंट जिसमें 4, 5, 6 लोग मिलके ले रहे हो। अब 2000 यूरो का अपार्टमेंट है पर मंथ का, उसको 5 लोग ले रहे हैं, तो यानी 400 ईच, राइट, 400 ईच हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। छोटा अपार्टमेंट कह रहा हूँ मैं आपको, 2 BHK की बात करें, अगर 3 BHK होगा तो 2500 यूरो तक जा सकते हैं, 3000 भी टच कर लेते हैं कई जगह, ऑलराइट। तो ये कि मोटा मोटा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो 500 यूरो आपके एकोमोडेशन में यूज हो सकते हैं अगर आपको 2000 यूरो मिलती है, और अनदर 500 यूरो आपके खाने पीने और बाकी सारे खर्चे में यूज हो सकते हैं। तो मोटा मोटा 50% तक की सैलरी बचा सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ करके भी 1000 यूरो के आसपास बचाई जा सकती है। अब अगर एकोमोडेशन आपके सप्लायर यानी आपके एम्प्लॉयर आपको देते हैं, तो टैक्स कटने के बाद ही यही सैलरी होगी। अगर आप ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 1500 नहीं होगी, फिर 1700, 1800 होगी। अगर आपको 1800 बताई गई है तो इसमें मतलब ग्रॉस सैलरी आपकी 2100-2200 होगी। अगर आपकी 2100-2200 बताई गई तो ग्रॉस सैलरी 2500 होगी। तो टैक्स काटते ही आपको बताई जाएगी सैलरी, आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी चीज लिखी होगी, उसी के बेसिस पे आपका परमिट फाइल होगा, राइट। तो आई होप आपको एक खर्चा वर्चा ये सारी चीजें आई होप बहुत ज्यादा नहीं होगी। इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको अच्छे आइडिया आता है। अब मेन बात, क्या नॉर्वे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये इंटायरली पर्सनल डिसीजन आपका। अगर आप कैरियर बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो हमेशा जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, नॉर्वे में इंग्लिश कॉमन है, हर कोई बंदा इंग्लिश बोलता है समझता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी लोकल लैंग्वेज ना सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके कल्चर की रिस्पेक्ट ना करें, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ नॉर्वे, राइट। अगर आप उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं, देन दे एक्सेप्ट यू, राइट। तो लॉन्ग टर्म में 2, 4, 5 सालों के अंदर जब तक आपकी रेजिडेंसी मिलती है, रेजिडेंसी के बाद फिर आपका सिटीजनशिप, नेशनैलिटी मिलती है, तब तक आप एक तरह से नॉर्वे का पार्ट बन जाते हैं। इसलिए जिस भी देश में आप जाएं, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे कनाडा, यूएस हो या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, कोई भी आप अपने दिमाग में रख दें, तो हमेशा उनके लोकल ट्रेडिशन को समझ के जाएं। हो सकता है कि वहाँ पर हंसी खेल बहुत कॉमन हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, वो चीज़ ना कैरी करें, छोटे मोटे मजाक कर दिया जाता है। और कई जगह बिल्कुल सीरियस लोग होते हैं, जैसे अगर यहीं पर मैं कॉन्ट्रास्ट देखूँ, एक जर्मन, एक आयरिश लोग बहुत मजाक करते हैं, जर्मन सीरियस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कब सीरियस रहना है, कब मजाक करना है, राइट।
थोड़ा स्टडी करके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और आपको नहीं पता कुछ भी तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की हम बताते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंसाइटफुल रही होगी, और भी बहुत सारी जानकारी के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे।